हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने आने वाले जैब एग्जाम का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसमें भी आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इस कंपोनेंट की बहुत सही से तैयारी कर रहे होंगे। नया कंपोनेंट है, थोड़े क्वेश्चंस भी लेंदे आए थे इन द प्रीवियस ईयर, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ऐसे ही मेरा दोस्त भी है जो कि बैंक में काम करता है, वो भी प्रिपेयर कर रहा है और जब वो बैंक से वापस आता है शाम के समय, जब थोड़ा टाइम मिलता है उसे, तब वो इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करता है और जैसे ही वो इस किताब को उठाता है आईआईबीएफ की, उसे आती है नींद, क्योंकि इतना बड़ा बुक, इतने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना जो कि बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में कितना अच्छा लगता है ना अगर आपको कोई बता दे कि भाई ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर और इसमें से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे एंड वो बहुत आराम से आप आंसर कर सकते हो। इतना आपको जो है स्कोर टारगेट करना है, राइट? तो वही आज हम करने वाले हैं इस सेशन में। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जैब का कंपोनेंट दैट इज आईईआईएफएस, उनको हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। और ये ऐसे हवा में हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये सारा जो है प्रीवियस ईयर जो 2023 में मई में जो एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर ही ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर था 2023 में, मई का जो पेपर था, जैब एस्पिरेंट्स की हालत कुछ ऐसी थी, वहां पर जो क्वेश्चन आए थे मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे और मेन बात ये थी कि काफी लेंदी पेपर था। तो इस वजह से कम टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड रिवीजन से ही हमारी जो स्पीड है आंसर करने की और जो भी स्कोर हम टारगेट कर रहे हैं उसको अचीव करना बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं, यानी कि मई में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस अगर हम सबसे पहले देख लें तो मॉड्यूल ए में से जो कि इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इसमें से जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ इस तरह के थे। वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन पूछ ली उन्होंने, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर जो क्लासिफाई करता है वर्ल्ड बैंक, प्राइमरी सेक्टर, सनराइज सेक्टर, नीति आयोग का जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है फॉर न्यू इंडिया एट 75 उससे रिलेटेड, और वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड वाला जो हमारा इनिशिएटिव है उससे रिलेटेड भी पूछ लिया गया था, राइट? अब मॉड्यूल बी की अगर मैं बात करूं, ये कुछ टॉपिक्स, कुछ जो क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं एंड इसके बेसिस पर कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, कौन से टॉपिक से आगे हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मॉड्यूल बी में से आपका स्कैर्सिटी डेफिनेशन, मनी सप्लाई, ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस साइकिल्स हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल्सो बजट एंड उसके डेफिसिट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मॉड्यूल सी में से आपके क्वेश्चन थे नेशनलाइजेशन से रिलेटेड, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, नैफेड, माइक्रो फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और ये था सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे फ्रॉम मॉड्यूल डी। और यहाँ पर आप जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेक्स से रिलेटेड, एशियन क्लियरिंग यूनियन हो गया, मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, ये टॉपिक्स थे जिनमें से मोस्ट क्वेश्चंस आए थे, सारे शिफ्ट्स में आए थे, तो काफी ज्यादा जरूरी है। ऑपरेटिंग लीज हायरर, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो इन्हीं के बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जैब एग्जाम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम मॉड्यूल डी, ऑल्सो मॉड्यूल सी में से बी एंड ए के जो है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से ट्रेंड रहा है। अब देख लेते हैं व्हाट आर दिस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स को चैप्टर वाइज मैंने अरेंज कर दिया है ताकि आपके लिए जैसे वो चैप्टर आप पढ़ोगे बहुत ही ईजी हो जाए कि भाई ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉड्यूल ए, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड इसमें डेटा दिया हुआ है, तो इस वजह से सटीक तरीके से कौन से टॉपिक्स को डेफिनेटली पढ़ना है और कौन से डेटा को डेफिनेटली याद रखना है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम का जो टॉपिक है उसमें से वर्ल्ड बैंक की जो क्लासिफिकेशन है वो तो आपको पता होनी चाहिए। ये जो सब हेडिंग है इसके अंदर जो चीजें दी हुई हैं, थोड़े से ट्रेंड्स दिए हुए हैं, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन के साथ साथ इंडिया कौन से टाइप ऑफ इनकम ग्रुप में या फिर हम इस वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहाँ पर आता है एज पर द पर कैपिटा इनकम, ये दो चीजें तो आपको डेफिनेटली पता होनी
होनी चाहिए। इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008, इसमें से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से ये जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो इसमें दी हुई हैं, 2-3 पैराग्राफ्स आपके हैं तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड चैप्टर में से सेक्टार्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर आपको जो सेक्टार्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों में से ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ये तीनों ही बेसिक है। आगे भी चांसेस है कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे पूछ लिया गया था। आप आगे जो है सनसेट सेक्टर उससे रिलेटेड भी पढ़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सनराइज सेक्टर। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये जो थर्ड चैप्टर है उसमें से नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है उससे पूछ लिया गया था क्वेश्चन। और ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो इसके अलग अलग सेक्शंस हैं उनको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। उनका एटलीस्ट जो नंबर्स वहां पर है, कुछ नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है बट जो ट्रेंड्स वहां पे दिए हुए हैं, कौन से टारगेट्स हैं, टारगेट वाले नंबर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और ड्राइवर्स नाम का एक कंपोनेंट है इन दिस डॉक्यूमेंट, तो उस कंपोनेंट में ड्राइवर्स जो हम देख रहे हैं उसमें टारगेट दिए हुए, तो वो इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है एज वी नो, प्रायोरिटी सेक्टर एज वेल एज एमएसएमई। तो यहाँ पर जो चीजें पूछी जा सकती हैं, एक तो प्रायोरिटी सेक्टर के जो टारगेट्स है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स है, पीएसएल टारगेट्स है, एंड एमएसएमई की क्लासिफिकेशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है और ये दो चीजों से ही पिछली बार सवाल आया था और ये जो है हमारा जरूरी है। ऑल्सो जो लिस्ट है प्रायोरिटी सेक्टर की वो भी पूछा जा सकता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस दिए हुए हैं, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इस इजी चैप्टर में जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं सॉफ्ट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऑल्सो एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एक सब टॉपिक है उसमें, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके साथ 7th चैप्टर में अगर हम आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला, ये काफी जरूरी है। यहाँ पर मेनली हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स है उसमें भी नरसिम्हन कमेटी के जो रिफॉर्म्स है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 बार इस कमेटी को बैठाया गया था, दोनों ही रिफॉर्म्स आपके इंपॉर्टेंट है, राइट। फेज 2 के ज्यादा है बट यस, ये जो दोनों बार बैठाया गया था दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द 8th टॉपिक। अब 9th टॉपिक चैप्टर 8 में से है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम का चैप्टर हमारा, उसमें से एफडीआई, एफआईआई और उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 10 जो क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये थोड़ा सा ऐसा लगा था कि इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट येस, बिकॉज एसडीजी, क्लाइमेट चेंज, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी से कैसे इनका लिंकेज है। ऑब्वियसली इकोनॉमी से ही लिंकेज है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब हो रहा है तो उसके साथ हम एनवायरमेंटल ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस वजह से दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और इससे क्वेश्चंस भी आए थे पिछली बार, ग्लोबल इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स में एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, बेसिक, राइट, काफी जरूरी है। इंडियाज प्रोग्रेस इन एसडीजीज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड सीएसआर वाला पार्ट है इसमें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके नॉर्म्स वहां पे दिए हुए हैं एक्ट में, जिस तरीके से जो सेक्शंस मेंशन किए गए हैं और किस तरीके से अगर सीएसआर फॉलो नहीं किया जाता है तो वो किस तरीके का हम कह सकते हैं रॉन्ग है, क्या वो सिविल, क्रिमिनल, कौन सा ऑफेंस है, ये चीज जो है पूछी गई थी। तो सीएसआर रिलेटेड आई थिंक 1 or 2 पैराग्राफ है, दैट इज बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट है। और साथ में हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं इन दिस रिस्पेक्ट वो भी वहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, तो वो ज़रूरी है, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मॉड्यूल बी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग। इस मॉड्यूल में चैप्टर 12 में आप देखोगे ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स की जो 2 डेफिनेशंस है, फर्स्टली माइक्रो एंड मैक्रो, दैट वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में 3 और डेफिनेशंस दिए गए हैं
राइट ये तीन डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल्थ डेफिनेशन हो गया, स्कैर्सिटी डेफिनेशन हो गया, ये जो तीन हमारे डेफिनेशंस है दे आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ है वेलफेयर डेफिनेशन, राइट। तो ये तीन डेफिनेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है और आगे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, राइट। अब आगे अगर हम देखें सप्लाई एंड डिमांड वाले चैप्टर में बहुत सारे सप्लाई डिमांड किस तरीके से वेरी होता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन चीजों से रिलेटेड पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, क्योंकि डिमांड कर्व से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसके साथ में सप्लाई जो है वो किस पर डिपेंड करता है, दैट कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट, अगली बार पूछा जा सकता है। ओके, सप्लाई एंड डिमांड में से फोर्सेस बिहाइंड डिमांड कर्व, यानी कि कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, सप्लाई कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट कैन बी आस्क्ड। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई वुड से अगर आपके पास टाइम है पूरा चैप्टर पढ़िएगा, बट उसमें भी अगर आपको छांटना है तो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है। मनी सप्लाई, इसके मेजर्स जो हैं M0, M1, M2, ये इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। तो वो हमें पता होना चाहिए। ये आई थिंक छोटा सा है पार्ट उसमें, तो वो पूरा रिमेंबर करना, याद रखना, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और मनी मल्टीप्लायर और मनी वेलोसिटी ऑफ मनी, ये दो टॉपिक्स हैं दो पैराग्राफ्स में, तो दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेंसी क्या है वो भी दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दिया हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके साथ इन्फ्लेशन वाले पार्ट में आपके जो इंडिसेस हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बुक में दिया हुआ है, तो दैट हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड, पूछा गया है, एक प्रॉब्लम दिया गया, दैट इज ओनली आई वुड से 1 और 2 पार्ट जहां से एक न्यूमेरिकल पूछा गया, तो दैट इज रिक्वायर्ड कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको देख लेना है। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा लोग इससे डरते हैं, बट देन बेसिक चीजें तो एटलीस्ट आप समझ लो उसमें कि किसने कौन सी थियरी दी है, वही पूछा गया है, किसने कौन सी थियरी दी है और उनके हिसाब से मेन क्रक्स क्या है, उनके हिसाब से कि इंटरेस्ट किन चीजों पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट छोटा सा शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लो इस उसका, या फिर बुक में आप मार्क कर लो, दैट वुड बी रियली इनफ। ठीक है, ISLM क्या होता है, एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कीन्स थियरी दिया हुआ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देन बाकी चीजें जो हैं उनके एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन आपको पता हो, IS क्या है, LM क्या है, अगर ये थोड़ा सा हमें पता है तो दैट इज रियली हेल्पफुल, राइट। तो इस चैप्टर में हमें ये चीज तो पढ़नी है, साथ में थोड़ी बेसिक जो डेफिनेशन यानी कि बेसिक उस क्लासिकल थियरी में क्या कहा गया, किसने दिए, ये कीन्स थियरी क्या कहा गया, किसने दी है, ISLM कर्व किसने किया है, IS एंड LM क्या होता है, बस इतनी चीजें जो है एटलीस्ट हमारा इस टॉपिक में जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेगी। बिजनेस साइकिल्स, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके साथ जो हमारे फेजेस हैं, तो इस चैप्टर, ये चैप्टर में फेजेस के नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो वो फेजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पढ़ने। एक्चुअली बूम जो पीरियड है, बूम जो फेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आगे हम बाकी फेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बूम पीरियड से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके नीचे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, सिर्फ जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं उनको आपको पढ़ लेना है, राइट। तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और उसको समझना है, तो देन इट विल बी रियली इजी। 17th टॉपिक हमने देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अगेन बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, ये थोड़ा सा हमें मेहनत करना होगा। टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के सारे आपको पढ़ने होंगे, किसी भी टूल से पूछा जा सकता है। MSF का रेट पूछा गया था रिसेंटली, तो इट कैन बी एनीथिंग, तो इस वजह से टूल्स सारे हमें पढ़ने हैं। हाउ डिड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया रेस्पॉन्ड टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इस टॉपिक में, ये हमें पूरा का पूरा नहीं, इस टॉपिक में दिया हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और उसका फ्रेमवर्क किस तरीके से है, तो वो बेसिक जो चीजें हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। एंड फिस्कल पॉलिसी, ये वाला पार्ट जो है छोटा सा है, तो पूरा अगर आप पढ़ लो दैट वुड बी रियली इनफ। नेशनल इनकम एंड GDP कॉन्सेप्ट में से उसकी जो यूटिलिटी है, इनकी यूटिलिटी, वहां पर आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, तो यूटिलिटी वाला पार्ट आपको पढ़ लेना है। यूनियन बजट में आपका मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया था कि यूनियन बजट इंडिया में
सेंटर के लेवल पर कब लाया जाता है, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा वो जो है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे जाकर। सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस। नेक्स्ट 23rd टॉपिक ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका ओवरव्यू। सो वी आर मूविंग इनटू मॉड्यूल सी। तो यहाँ पे फेज 2 1951 टू मिड 80s वाला पार्ट जो है उसमें बैंक नेशनलाइजेशन से रिलेटेड एक पूरा टेबल आपको दिया, उससे सवाल पूछा गया था। तो उसके आसपास जो फेज 2 वाले सारे जो इनिशिएटिव्स हैं और वहाँ पर जो एफर्ट्स लगाए गए थे टू रैशनलाइज हमारा बैंकिंग सेक्टर, तो वो चीज आपको पढ़नी है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स, उसकी शेयर होल्डिंग से रिलेटेड सवाल था। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें एनबीएफसीज वाला जो पार्ट है वो भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन आगे आ सकता है। ये वाले चैप्टर में आई वुड से काफी सारे आपको जो है पूरा का पूरा एक्ट, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट, वो दिया हुआ है। तो इसमें सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि आरबीआई एक्ट में पेड अप कैपिटल, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जो बेसिक्स हैं, लाइसेंसिंग कैसे दी जाती है, तो ये 3-4 सेक्शंस आपके जो है इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा कौन से जो नॉर्म्स हैं उनको हमें पढ़ना है। तो ये वाले पार्ट में आरबीआई एक्ट में ये आप पढ़ सकते हो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आप जो है अगेन थोड़ा सा जो उसके बेसिक्स हैं उनको ही आपको, स्टार्टिंग के जो सेक्शन है उनको ही आपको रेफर करना है। आगे अगर हम बढ़े, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें नैपफिट वाला जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे एक्सपेक्टेड है कि और डेप्थ में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 24th चैप्टर में यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ एवोल्यूशन जो है माइक्रो फाइनेंस का इंडिया में कैसे हुआ, इन इंस्टीट्यूशंस का कैसे हुआ, और इससे रिलेटेड जो नॉर्म्स है, पीएसएल नॉर्म्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगेन एनबीएफसीज, इसमें आपका डेफिनेशन एंड जो टाइप्स है एनबीएफसीज के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स कौन कौन से हैं उन टाइप्स को एटलीस्ट हमें समझना होगा। एएफसीए क्या है, अलग अलग जो टाइप्स हैं। इंश्योरेंस कंपनीज वाले में प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रेंड्स एज वेल एज एफडीआई के जो लिमिट्स हैं उनमें जो वेरिएशंस है उनके बारे में दिया हुआ है। अगेन दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल सी ऑब्वियसली। 32nd टॉपिक है बैड बैंक, जो रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर। तो पूरा चैप्टर माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट, बट बैड बैंक वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लेना है। अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर मॉड्यूल डी के ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें प्राइस डिस्कवरी वाला जो लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट। इससे आगे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी पूछा भी गया है, थोड़ा डेप्थ में भी जा सकता है। प्राइस डिस्कवरी के फैक्टर्स खाली पूछे गए थे तो आगे डेप्थ में जा सकता है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में से नोटिस मनी, टर्म मनी, इनके जो नॉर्म्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि टेनोर्स हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स है एंड देयर इज वन टेबल आल्सो इन द बुक। तो ये 3 चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ट्रेजरी बिल्स पर आपको पढ़ना है, एंड इसमें जो रेपो वाला टॉपिक है सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेपो वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है रेपो वाले टॉपिक में से। रेपो हो गया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ट्राई पार्टी रेपो, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट एंड बॉन्ड मार्केट वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें से बॉन्ड वैल्यूएशन एंड उसके जो थ्योरम्स है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इससे सवाल आ सकता है। ओके, साथ में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम देखें तो फॉरेक्स मार्केट में से फीमा एक्ट जो है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज द लेटेस्ट वन। थोड़े से जो वेरिएशंस है बिटवीन फीरा एंड फीमा वो भी आप एक बार देख लेना। आगे इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस मार्केट्स, मार्केट डायनामिक्स वाला जो टॉपिक है चैप्टर है हमारा, इसमें सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट
एशियन क्लियरिंग यूनियन, इससे सवाल आते ही आते हैं, तो अगले बार भी एक्सपेक्टेड है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके जो मेंबर्स हैं, ये क्लियरिंग यूनियन की शुरुआत कब हुई थी, ईयर्स हो गए, ये चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 35th चैप्टर में से डेफिनेशन एंड सेबी रेगुलेशंस जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए थे। तो मॉड्यूल डी एज अ होल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूंगा अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन गो थ्रू द एंटायर मॉड्यूल डी बहुत अच्छे से। मॉड्यूल डी आपको जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट है उससे सेल थ्रू करने के लिए, राइट। अराउंड 30 के आसपास सवाल पूछे गए थे, तो काफी बड़ा नंबर है, राइट। तो डेफिनेशन और सेबी रेगुलेशंस जो मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड है, वो डेरिवेटिव्स मार्केट इंक्लूडिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, इसमें डेफिनेशंस पूछे गए थे डेरिवेटिव्स के, इन सभी के जो है डेफिनेशंस पूछे गए थे। तो अगेन मॉड्यूल डी में मेन ट्रेंड ये है कि जो डेफिनेशंस हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन तो आप बहुत डीपली ना पढ़ो, हिस्ट्री थोड़ा सा इग्नोर भी कर दो, बट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए उस स्पेसिफिक टर्म का। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का डिफरेंस, ये काफी ज्यादा जरूरी है। फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, हमारा जो ट्रेड्स है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये वाले टॉपिक में से जो डेफिनेशन है फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग के और इसके जो टाइप्स हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल फैक्टरिंग एंड ऑल, इसके जो टाइप्स दिए हुए हैं उनमें डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। और स्पेसिफिकली पूरे का पूरा जो बुक है, स्पेसिफिकली मॉड्यूल डी है, उसमें डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स है वो बुक में से उठाए गए हैं और वो पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से वो स्टेटमेंट्स पढ़ के उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वेंचर कैपिटल में आप बस जो वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है और स्टेजेस एज वेल एज एग्जिट रूट्स, ये चीजें दी हुई हैं। तो ये 3 टॉपिक्स काफी जरूरी है। लीज एंड हायर परचेस, अगेन डेफिनेशन, टाइप्स एंड जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है। जी हाँ, एक और चीज जो मॉड्यूल डी में हमें देखना होगा कि पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, पार्टीज जो इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कि ये इन्वॉल्व है या नहीं है, राइट। तो वो चीज हमें पता होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड देयर फंक्शन में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो दिए हुए हैं, दोज आर रियली इंपॉर्टेंट, उनकी डेफिनेशन एंड यहाँ पर हिस्ट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड पेंशन फंड्स, ये वाले टॉपिक में देयर इज अ कॉमनैलिटी, और यहाँ पर कॉमन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, हमारा जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, जो इंश्योरेंस का है, अब पेंशन का अगर हम देखें तो अटल पेंशन योजना, ये चीजें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा लास्ट में दिया हुआ है दोनों ही चैप्टर्स में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली रेट एंड इन्वेट जो हमारे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, इनके डेफिनेशन एंड टाइप्स से रिलेटेड पूछा गया था, ऑड वन आउट एक क्वेश्चन आया था, राइट। तो दिस टॉपिक में हमें अगेन डेफिनेशन एंड टाइप्स हमें देखने होंगे। सो दीज आर द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब इनको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, मैं तो ये कहूंगा कि मॉड्यूल डी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टॉपिक्स मैंने बताया उनको आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बार बार उन पर जो है क्वेश्चंस आएंगे, एंड इफ यू हैव टाइम पूरा मॉड्यूल डी अच्छे से पढ़ लो। 30 to 35 क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सेल थ्रू कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इज मॉड्यूल डी, डेफिनेटली आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे हैं, क्वेश्चंस दोस्तों काफी मैं कहूंगा कि डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको डेप्थ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेप्थ में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस और डेफिनेशन, टाइप्स, रेगुलेशंस, डेटा जो दिया हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट। हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि भाई जो डेटा दिया हुआ है शायद इसमें से ना पूछे, डेटा नंबर तो पूछेगा ही नहीं, वही पूछ रहे हैं, राइट। तो डेटा जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया उनमें जो डेटा दिया हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपके अलग अलग कमिटीज दिए हुए हैं जिनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर कई बॉडीज बनी है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, आई वुड से प्रॉपरली अगर आपको करना है इन जनरल तो आपको 1.5 मंथ 2 आवर्स पर डे अगर आप दे रहे हो तो पूरी बुक आप पढ़ सकते हो। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, तो अराउंड 1 मंथ के आसपास जो है आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आराम से कवर हो जाएंगे। कितना टारगेट करना चाहिए, 55 to 60 आप इन टॉपिक्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो, राइट। इससे ज़्यादा तो हमें आई नो कि चाहिए भी नहीं, तो इसको आप टारगेट
कर सकते हो और इस तरीके से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। आई होप आपको इस सेशन से काफी हेल्प मिली होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉल अस 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप जो है अपना मेल भी ड्रॉप कर सकते हो कि सर मुझे ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो है डाउट है या फिर मुझे स्ट्रैटेजी बता दो। यू कैन डू दैट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।